अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं ब्रेकिंग व्यूज़। मैं मोहम्मद मालिक। बातें तो बहुत है करने वाली। कहीं अलीमा ख़ान साहिबा की जायदाद का इशू बन रहा है जिसको पॉलिटिकल इशू बन रहा है, कहीं पे जरदारी साहब की जायदादें हैं, फिर इशू बन रहा है कि इसको ECL पे होना चाहिए नहीं। लेकिन साथ ही एक इशू चल रहा है और उस पर जो चला तो इस बात से था, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की बात से, और वो था मोमन डैम प्रोजेक्ट अवार्ड। 309 अरब रुपए का जो प्रोजेक्ट था, 800 मेगावाट बिजली भी जो जहाँ प्रोड्यूस होगी। ये जब डेस्कॉन इसका बेनिफिशियरी निकला तो बहुत से सवालात उठे कि जो एडवाइज़र टू प्राइम मिनिस्टर हैं और उनका वफाकी वज़ीर के प्रिविलेजेस सब कुछ हैं, रज़ाक दाऊद साहब, कि जी कोई अनफेयर प्रैक्टिस हुई। शुरू हम हुए थे इसके ऊपर कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट से, लेकिन जो इस पर हमने और चीज़ें जैसे जैसे देखी गई तो बहुत सी और रेगुलरिटीज सामने आ रही। फॉर एग्ज़ाम्पल, जिस कंसोर्शियम ने इनिशियल टेंडर डिज़ाइन बनाया उसको इन वायलेशन ऑफ रूल्स ये कॉन्ट्रैक्ट भी एक्सटेंड कर दिया गया वैबडा से कि वो ये इवेल्युएट करे बिड्स को। क्यों, क्या उसका नुकसान है, उस पर आज हम बात करेंगे। हमें बताया गया रज़ाक दाऊद साहब का कि जी उन्होंने चेयरमैनशिप से डेस्कॉन इंजीनियरिंग से इस्तीफ़ा दे दिया, इसलिए कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है। लेकिन जब SECP से हमने रिकॉर्ड्स निकाले तो एज ऑफ टुडे जो डेस्कॉन इंजीनियरिंग के शेयर्स हैं, ये कंपनी है डेल प्रोजेक्ट्स, ये मेजॉरिटी शेयर होल्डिंग है डेस्कॉन इंजीनियरिंग की, और डेल प्रोजेक्ट्स के SECP के मुताबिक मेजॉरिटी शेयर होल्डिंग रज़ाक दाऊद साहब की है। सो इन फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस वो अभी तक इस कंपनी के सबसे बड़े शेयर होल्डर हैं, और ये जो तासुर है गलत है। फिर बहुत हमें सुनाया गया कि जी नेस्पाक इन्वॉल्व है, फेडरल गवर्नमेंट ओन बॉडी है, तो इसका जो सा कंसोर्शियम है, और ये एक स्मैक है, ऑस्ट्रेलियन कंपनी, ज़बरदस्त कंपनी है। नेस्पाक तो आपको पता है फेडरल गवर्नमेंट की है, साथ इसके एस कंसल्टेंट्स हैं, तो ये मिल के इन सब ने ये प्रोजेक्ट जो सा है इसको एवेल्युएट किया है। उस पर भी हमने काफ़ी काम किया, तो पता ये लगा कि ये जो एस कंसल्टेंट्स हैं ये बड़े इंसेस्टस रिलेशनशिप है नेस्पाक के फॉर्मर एम्प्लॉयज़ की और ये तमाम कंसल्टेंसी नेटवर्क की। इसलिए बड़ा ज़रूरी है कि ये बात हो कि सेकंड जो फेज़ है इस कॉन्ट्रैक्ट की, जिसमें कंसल्टेंट्स ने कॉन्ट्रैक्ट को बाद में ओवरसी करना है, डिज़ाइन को ओवरव्यू करना है और तमाम चीज़ों पर नज़र रखनी है, ये वही कंसल्टेंट्स हैं जिन्होंने शुरू में डिज़ाइन बनाया, और ताकि अगर आप कोई नुक्स होगा तो वो कॉन्ट्रैक्टर पॉइंट आउट करेगा और फिर आपसे बात करेंगे कि क्यों इसमें कॉस्ट कौन सी है। मैं आपकी तारीख में मैं आपको आज गारंटी करता हूँ ये 309 अरब का प्रोजेक्ट नहीं है, इसमें कम से कम 25 to 30% कॉस्ट ऐड होंगी ओवर द कमिंग मंथ्स, और ये हम आपको आज बताएंगे कैसे हैं। प्लीज़ मार्क दिस डेट। उस पर जब आपको हम अभी नेटवर्क एक पूरा बताएंगे तो आपको पता लगेगा कैसे जो हमें बताया जाता है कंसल्टेंसीज हैं जी, बड़े ये रिस्पेक्टेड लोग हैं, ये सारे फॉर्मर एम्प्लॉयज़ का एक नेटवर्क है। जो एस कंसल्टेंसी है ये भी एक फॉर्मर MD नेस्पाक थे, आगा साहब, ये उनकी कंपनी है। जो करंट MD हैं ताहिर मसूद साहब, इनकी कंपनी है बर्कले एसोसिएट्स। बर्कले एसोसिएट्स वाइल ही वॉज MD नेस्पाक, ये बहुत नेस्पाक के प्रोजेक्ट पे भी काम करते रही, और ये ऑरेंज ट्रेन प्रोजेक्ट सारा इस पे भी ये काम कर रहे हैं। आज भी ये डायरेक्टर हैं बर्कले एसोसिएट्स के। बर्कले एसोसिएट्स हबीब रफ़ीक के साथ बहुत काम किए और उसने कतर में भी उनके साथ जॉइंट अभी वेंचर किया, अखबारात में भी आया। और अब ये कहा जा रहा है कि जब ये कॉन्ट्रैक्ट्स अवार्ड होंगे तो हम सारे देखेंगे कि बहुत बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स का हिस्सा शायद हबीब रफ़ीक को भी मिलेगा। ये भी हम इसमें नज़र रखेंगे, इसलिए कि जो सी आप कंसोर्शियम ओवरसी कर रहा है स्मैकलेट, जिसमें नेस्पाक भी है, उसके MD हबीब रफ़ीक में मुलाजमत करते रहे हैं और उनके जनरल मैनेजर शायद थे कि क्या थे। अब ये जब आप देखेंगे फॉर्मर एम्प्लॉयज़ MDs लगे हुए हैं, और ये MD भी लगे हुए हैं एक मिस इंटरप्रटेशन ऑफ कोर्ट ऑर्डर के। इनका झगड़ा था एक पुराने MD से, अमजद खान से, उनको हटाया गया। उनका झगड़ा हो गया बिकॉज उन्होंने बेवकूफ़ी की, उन्होंने आहद चीमा के ऊपर बात कर दी उस वक्त के चीफ मिनिस्टर से, और तो उनके ज़ेर ताब आ गए, तो प्राइम मिनिस्टर की तरफ से उनको हटाया गया। वो हाई कोर्ट में गए, तो इन्होंने ये एक प्ली ली, रिट की कि मैंने भी एक बार MD के लिए अप्लाई किया था। खैर वो लगा केस, आई डोंट वांट टू कॉम्प्लिकेट टू मच, और अभी हम गेस्ट भी मेरे साथ बहुत हैं जब बात करेंगे। हमने 3-4 चीज़ें आपसे शेयर करनी है। क्या ये नेटवर्क है सो कॉल्ड कंसल्टेंसीज़ का, जो हमें बताया जाता है वर्ल्ड क्लास कंसल्टेंसीज़ हैं, वो कहाँ कहाँ पे वो ब्लैक लिस्टेड थी जब उनको एक कॉन्ट्रैक्ट दिया गया, उस पर भी बात होगी। ये कंसल्टेंसीज़ के मालकान कौन हैं, इनके कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट क्या है। सिटिंग MD नेस्पाक
इनकी अपनी कंसल्टेंसी चल रही है। जो कंसल्टेंसी बीच में है, जो सबसे ज़्यादा आगे बढ़ी हुई है, एस, उसका जो एमडी है वो भी फॉर्मर एमडी नेस्पाक है। ये सारी चीज़ें एंड ऑल्सो इलेक्ट्रिक पावर का हाल ही में इन्होंने टैरिफ्स लोअर किए हैं, आपके लिए मेरी बड़ी अच्छी खबर है। लेकिन वन ऑफ द हाईएस्ट थेफ्ट रेट्स और लाइन लॉसेज हैं दुनिया में। उसको कम करने के बजाय इन्होंने सब्सिडीज़ बढ़ा दी हैं, लेकिन सब्सिडीज़ का बोझ किसी की जेब पे नहीं है, वो आपकी मेरी जेब पे है। वो तकरीबन 250 अरब से भी ज़्यादा का बोझ है जो हम दे रहे हैं। उस पर बात करेंगे कि हमें क्यों हो क्या रहा है। थोड़े से टेक्निकल सब्जेक्ट्स हैं, हैव पेशेंस। अरशद शरीफ मेरे साथ हैं, थैंक यू वेरी मच। खालिद मुस्तफ़ा सीनियर जर्नलिस्ट और ये फाइनेंस और एनर्जी पे लिखते हैं। हमें ताहिर बिशारत चीमा साहब ने ज्वाइन किया, फॉर्मर एमडी पेप्को, और हम कोशिश करेंगे कि चेयरमैन वैबडा से ही बात कर लें। मैं अरशद, आई स्टार्ट विद यू वेरी क्विकली, आपने भी इस पे काम किया हुआ है। ये डेस्कॉन से लेट्स स्टार्ट विद दैट। ये जो शेयर्स ये डेल प्रोजेक्ट्स के पास हैं, उसकी मेजॉरिटी शेयर होल्डिंग इन्हीं की है। आपने जो बात बताई है कि जी जो SCCP से चीज़ें निकली हैं कि शेयर होल्डिंग, मेजॉरिटी शेयर होल्डिंग अभी भी रज़ाक दाऊद साहब के पास है। जो हमें कहानी बताई गई थी कि जी वज़ीर आज़म को इन्होंने ब्रीफ कर दिया, अपने सारे जो भी बिजनेस हैं उसके हवाले से बता दिया गया है। लेकिन जो अब चीज़ें सामने आ रही है कि अगर मेजॉरिटी शेयर होल्डिंग इनके पास हैं तो फिर इसकी बेनिफिशियल ओनरशिप जो है, इसका मतलब है वो रज़ाक दाऊद साहब की है, और वो इस वक्त बैठ के हुकूमती पॉलिसीज़ बना रहे हैं और ये सारा बेनिफिट डायरेक्टली उनके ग्रुप को जा रहा है। ये टोटल कॉन्ट्रडिक्शन है उस चीज़ की जिसकी आगाही वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने इस कौम को पिछले कई साल से दी और ख़ास तौर से 2011 के बाद से दी है। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, आपने कई दफ़ा ये वाला वर्ड सुना होगा। अब होता क्या है कि जो आपने मेजॉरिटी शेयर होल्डिंग की बात की, आप सिर्फ एक कंपनी और उठा लें, इनकी डेस्कॉन ऑक्सी केमिकल लिस्टेड है स्टॉक मार्केट में। अगस्त 18 से लेके अब तक आप उसकी जब शेयर प्राइस देखते हैं, जब इनकी नॉमिनेशन हुई, उसकी जो शेयर प्राइस है इट गोज थ्रू द रूफ, 119% उसमें इजाफा होता है। आज की अगर शेयर प्राइस वो 18 रुपये पे ट्रेड कर रहा था, आप जनवरी 1 2018 से लेके अभी तक निकालें तो शुरू में ये 18 रुपये से शुरू हुआ, जब अगस्त में आया तो अप टू 39 रुपीज़ भी इसने हिट किया, अभी दोबारा वापस आया 30 पे। 6 महीने में इसकी ग्रोथ जो है 68% है और एक साल में 90% है, एट अ टाइम इन द स्टॉक मार्केट इज गोइंग डाउन। एक चीज़ बताएं कि अभी तक इन्होंने इस बात को जहमत गवारा नहीं की। मेरे प्रोड्यूसर साहब ने आज भी बात की उनसे, हर फ्राइडे को हम उनसे बात करते हैं। मेरा इसमें कोई तीसरा प्रोग्राम है, वो कहते हैं मंडे को मेरे से बात करें, फिर हम मंडे को कोई प्रोग्राम बनाएंगे। आज ही वही कहा, आप पीर को मुझे फ़ोन करें, फिर हम बताएंगे क्या करना है, कैसे करना है। मुझे पता है ना। अभी तक उन्होंने जहमत भी क्यों नहीं की कि अपना वर्जन आके एक्सप्लेन करें। कभी वो फैसल वावडा उनकी सफाइयाँ दे रहे होते हैं, कभी फवाद चौधरी दे रहे होते हैं। What is he above everything? Is it beneath him कि वो अपनी सफाई दें? मेरे ख्याल से JIT ने एक जो फेक अकाउंट था उसमें एक सिस्टम आइडेंटिफाई किया था जिसको उन्हें जरदारी सिस्टम कहा था। ये सिर्फ इस मुल्क में जरदारी सिस्टम नहीं है, जगह जगह ये सिस्टम्स ऑपरेट कर रहे होते हैं। जिन लोगों का आपने जिक्र किया कि जी एक नेटवर्क चला रहे हैं, और वो नेटवर्क आपने आगे चल के यकीनन बताना भी है, वो नेटवर्क जो हैं हर जमात में मिलते हैं कि जो कि अपना अपना एक निज़ाम और सिस्टम चला रहे होते हैं कि एक तरफ आप बैठ के पॉलिसी मेकिंग भी कर रहे हैं और उसकी जो मेजॉरिटी बेनिफिट जो है वो आप ही की कंपनियों को उन फैसलों के वजह से फ़ायदे जा रहे हो। यहाँ पे जो क्लियर कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आइडेंटिफाई होता है कि जब आप डिसीजन मेकिंग में बैठ के और आपकी अपनी कंपनीज आ रही हैं तो उसमें ऑप्शंस आपके पास बड़ी लिमिटेड हो जाती है। या आप और आपकी फैमिली जो है उससे रिजाइन कर दें, हमारे शेयर होल्डिंग से रिजाइन कर दें, या फिर आप हुकूमत में बैठे रहें। 2000 उसमें पॉइंट्स आ जाए। हमें ये तासुर ये किया है कि स्मैक और एस जॉन से हैं, ये बड़ी टॉप ऑफ द लाइन कंपनी, और स्मैक अच्छी कंपनी रही है, उसको अब सिंगापुर वाली कंपनी ने खरीद लिया, ऑस्ट्रेलियन कंपनी थी बड़ी। लेकिन आपने अपनी स्टोरी में लिखा है कि जब स्मैक को कंटिन्यू कॉन्ट्रैक्ट दूसरा स्टेज भी दे दिया गया कि आप भी रिव्यू करें, आप ही सारा ओवरसाइट करें, उस वक्त वो सस्पेंडेड थी, ब्लैकलिस्टेड थी। बिल्कुल उस वक्त ये हुआ है, ये इन्होंने जो कॉन्ट्रैक्ट में जो एक्सटेंशन दी गई है ये जून 2018 या जुलाई 2018 में दी गई है, और उस वक्त डी बार जो था वर्ल्ड बैंक का वो एनफोर्स्ड था क्योंकि वो हटना था सितंबर 2018 में। तो जो कॉन्ट्रैक्ट इन्होंने रिन्यू किया है विद द चेंज इन द स्कोप ऑफ वर्क,
वो वायलेशन भी हुई है और एक्सटेंशन भी हुई है। ये दोनों जो चीजें हैं लेकिन अब ये उस तो वक्त हुई है जब अभी भी ब्लैकलिस्टेड वर्ल्ड थी। बैंक से फंडेड प्रोजेक्ट ही है, तो अगर उनको कोई एतराज होता वो कह देते वर्ल्ड बैंक वाले, उनको कैसे, उनको कोई एतराज नहीं होगा तो उन्होंने आने दिया। कौन सा वर्ल्ड बैंक फंडेड उसके प्रोजेक्ट? पैसे नहीं आ रहे बीच में, किसमें? मोमन के अंदर भी तो मोमन वर्ल्ड डैम में बैंक के नहीं अंदर है, एक पैसा मोमन भी डैम नहीं में है, नहीं, अभी तक एक पैसा नहीं आ अभी रहा तक उनका। फाइनेंशियल क्लोजर नहीं हुआ। और ना ही पता है कि किस किस सोर्स से पैसे आने हैं। ये जरूर है कि पीएसडीपी से हर साल 17 बिलियन आएंगे और बकिया जो है वो इक्विटी होगी वापडा की, और इसके अलावा कमर्शियल लोन्स लेगा। अब ये नहीं पता कि डोनर एजेंसीज में से कौन कौन जो है वो अपना शेयर डालेंगी फाइनेंसिंग में। अभी तक ये जो है ना पता नहीं चला। अगर होता तो डेफिनेटली ये ब्लैक लिस्टेड थी स्मैक, तो इस पे उन्होंने इतराज कर देना। स्मैक और ये एस, ये तो दोनों पे। साफ पानी केसेस में भी इनके प्रॉब्लम हुए हैं। बिल्कुल साफ पानी केसेस बिल्कुल, में। ये स्टिग्मेटाइज्ड वहाँ है, भी ऑलरेडी ये स्टिग्मेटाइज्ड है। तो सवाल ये पैदा होता है मालिक साहब, जो आपने शुरू में उठाया है कि ये हमारे यहाँ ये बताया जाता है कि ये वर्ल्ड क्लास जो है कंसल्टेंसी फर्म्स हैं, लेकिन अगर आप इनको ज़्यादा डीपली देखें तो ये जो हमारे वाकई जो रिटायर्ड ऑफिसर्स हैं नेस्पा के और जो टेक्निकल जो लोग रहे हैं वापडा में, ये उन्हीं के लोग हैं। और ये जो स्मैक में भी जो काम कर रहे हैं इस वक्त पाकिस्तानी, वो भी वापडा और नेस्पा के लोग हैं, बैठे हुए हैं इस वक्त। ये मैं ज़रा चीमा साहब को भी इसमें शामिल गुफ्तगू। चीमा साहब, आप एमडी इसके पेप्को को आपने चलाया है, ये जरा दो चीज़ें बताएं कि जब एक चीज़ हमें बताएगी कि जी इसलिए भी शायद ये कॉन्ट्रैक्टिंग को बढ़ा दिया गया कि कॉन्टीन्यूटी थी प्रोजेक्ट्स में, जहाँ कॉन्टीन्यूटी हो वहाँ पे आप स्कोप एक्सपैंड कर देते हैं। यहाँ पे पहला टेंडर जो दिया गया वो डिज़ाइन का टेंडर था, टेंडर डिज़ाइन के, आपने टेंडर को डिज़ाइन करके इनिशियल करके और फिर आपने उसके मुताबिक क्वालिफाई करना है, फिर उनकी वैल्यूएशन सब कुछ, वो दूसरी बारी टेंडर होता, नए कंसल्टेंट्स आते। उसके दो फायदे होते कि जो पहले कंसल्टेंट्स ने अगर कोई नकाइश रह गए हैं, कोई शॉर्टकमिंग्स रह गई हैं, तो जो दूसरा सेट ऑफ कंसल्टेंट आता वो उनको भी पकड़ लेता, सब कुछ होता। आपने पेप्को जैसा सेटअप हेड किया हुआ है, क्या आपको ये सारी चीज़ें नॉर्मल लगती हैं जिस तरह यहाँ कॉन्ट्रैक्ट अवार्डिंग हुई है कि ये बड़े साइज प्रोजेक्ट्स में ऐसे ही होता है? शुक्रिया जी। इसमें दो एस्पेक्ट्स हैं, मैं दोनों ही उजागर करूंगा। पहले तो मैं अर्ज़ करूंगा कि जो इसकी टेंडरिंग एजेंसी है उसकी प्रोएस या उसके एक्सपीरियंस जो है उस पर भी पहले बात करूंगा, फिर दूसरी बात जो है ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाएगी। बदकिस्मती से वापडा जो है उसने जो लास्ट मेगा प्रोजेक्ट किया यानी कि डैम किया, वो अगर याद हो तो वो तरबेला डैम था, और ये भी जहन में आपके होगा कि वो लेट 70s की बात है। इसके बाद और कोई डैम बन ना सके। रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट्स और डैम्स दोनों मुख्तलिफ होती हैं। एक तो ये है कि वहाँ प्रोएस या एक्सपीरियंस बहुत रिड्यूस हो चुका हुआ है। दूसरा ये है कि इट सो हैपन्स, अजीब सी बात है कि इस वक्त वहाँ मेंबर पावर, मेंबर वाटर की भी जगहें खाली हैं। इसके बाद 7 जनरल मैनेजर्स जो सीनियर इंजीनियर्स होते हैं, जो प्रोजेक्ट डायरेक्टर्स भी हो सकते हैं, वो भी जगहें खाली हैं। इसके बाद ज्यादती ये है कि 13 चीफ इंजीनियर्स की जगहें भी खाली हैं। आप कह रहे हैं कि मेंबर पावर और मेंबर वाटर, ये दोनों वहां पे इस वक्त जगह खाली हैं, और 309 बिलियन का जो कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड हुआ है जिसमें दोनों चीजें इन्वॉल्व हैं, वाटर भी है, बिजली भी बननी है, और इनको अवार्ड किया जा रहा है उन एसोसिएट्स के कहने पे जिनके ऊपर खुद बहुत बड़े क्वेश्चन मार्क्स हैं, जिस तरह स्मैक हो गया या ये एस हो गया, दूसरे हो गए। तो ये सिचुएशन आप बता रहे हैं? जी मैं यही अर्ज कर रहा हूँ कि जिस वक्त परमानेंट पोजीशंस पे लोग मतलब परमानेंट लोग नहीं होंगे पोजीशंस पे, एंड कोई सिर्फ उसे लुक आफ्टर कर रहा है। आजकल ये नई इख्तला है कि आप ऐसे करें, यू लुक आफ्टर, आप चार्ज ले लें इन एडिशन टू योर ओन वर्क। तो उससे होता क्या है कि वो लेम डक होता है। इसके बाद ये है कि वो दूसरी तरफ यानी कि ऊपर की तरफ देखते हैं कि अब हमें बताया जाए क्या किया जाए। जैसे मैंने अर्ज़ की कि मेंबर पावर, मेंबर वाटर की जगह खाली। इसके बाद 7 जनरल मैनेजर्स जो हैं, जो इम्पॉर्टेंट लोग होते हैं, सेकंड ईयर आप कह लीजिए, वो भी खाली। और इसके बाद 13 चीफ इंजीनियर्स की पोजीशंस भी खाली हैं। ज़ाहिर है वहाँ जूनियर्स को बिठाया जाता है, लेकिन वो लुक आफ्टर के चार्ज होता है। इसके बाद ये सब लोग जो हैं, शायद वो एक कोई एडवाइज़र साहब हैं जो किसी ज़माने में सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट सेल में थे, बहुत अच्छे होंगे, लेकिन वो क्योंकि रिटायर हो चुके हैं तो उनकी तरफ देखते हैं। तो जब हम गौर करते हैं तो हमें ये समझ आती है कि जो स्पॉन्सरिंग एजेंसी है वो टेक्निकली स्ट्रॉन्ग नहीं है, उसमें बहुत सारे मसाइल हैं। एक बात होगी। अब दूसरी बात जो आपने फरमाया कि किसी को डिज़ाइन का कॉन्ट्रैक्ट दिया जाए
और सब्सिक्वेंटली उसे कहा जाए कि जो बिड्स रिसीव हुई हैं उनकी एवेलुएशन भी कर दें। तो डिज़ाइन और एवेलुएशन जो है वो दो मुख्तलिफ काम हैं, उनका आपस में कोई ताल्लुक़ नहीं है। इसलिए होना ये चाहिए था कि उसके लिए भी टेंडरिंग की जाती या वापडा फिर ख़ुद कर लेता और उसके लिए पैनल ऑफ एक्सपर्ट्स या एक्सपर्ट्स जो है वो हायर कर लेता, लेकिन ये समझ नहीं आती। इसलिए मैं ये समझता हूँ कि इसमें मसाइल तो हैं और मसाइल का ज़ाहिर है हल भी होना चाहिए। जी मैं भी आपके साथ हूँ। मुझे अरशद दो चीज़ें, एक और कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की बात कर लें। ये जो इस वक्त सिटिंग एमडी है नेस्पाक, जो ताहिर मसूद साहब हैं, वो अभी तक डायरेक्टर हैं बर्कले एसोसिएट्स के। बर्कले एसोसिएट्स का बहुत बड़ा क्लाइंट था नेस्पाक, और मैं अब एलिजिबली का वर्ड यूज़ करूँगा ताकि लाइबल ना आए। तो मैं अब नेस्पाक के लोगों से लाहौर में मिला, बातें हो रही थी। तो फिर मैं ये ट्रेन प्रोजेक्ट के लोगों से मिला, ऑरेंज ट्रेन के। तो उन्होंने कहा कि एमडी जब बने तो उसके बाद भी एलिजिडली उन्होंने फंड्स भी रिलीज़ करवाया अपनी इंस्टा का पेमेंट्स वगैरह बर्कले की। वज़ीर साहब हैं तो वो उनका कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, उनकी कंपनी को वो कॉन्ट्रैक्ट मिल जाता है। जो कंसोर्शियम में की बंदा जिसके पीछे चल के सारे चल रहे हैं नेस्पाक, और ये नेस्पाक का जो एमडी है वो जौन सा है वो खुद डायरेक्टर हैं और अभी तक अपने बर्कले एसोसिएट्स के, एंड बर्कले एसोसिएट्स इज स्टिल वर्किंग विद नेस्पाक एंड अदर्स। ये कहाँ रुकेगा सिलसिला? ये नया पाकिस्तान है। नए पाकिस्तान में भी शायद वही गलतियां होनी शुरू हो गई हैं जो कि पुराने पाकिस्तान में होती थी। और जब हुकूमत में बैठे होते हैं उस वक्त जब मीडिया इशू को फ्लैग करता है कि जनाब ये वाली चीज़ हो रही है, इस पे इशू बन रहा है, जो नए पाकिस्तान में तवक्को तो ये थी कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब उस पर एक्शन लेंगे और करेक्टिव मेजर्स इमीडिएटली लेंगे। लेकिन जब आप ये एटीट्यूड अपना लेते हैं कि जनाब ठीक है मीडिया में इश्यूज आ रहे हैं, फ्लैग हो रहे हैं, किसी के कान पे जूं भी नहीं रेगनी, अपना माल बनाओ और निकलो, यही काम पुराने पाकिस्तान में होता। इतने बड़े अगर कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आ रहे हैं तो फिर ये आज नहीं तो कल यही मुकदमात बनेंगे, और इसमें जो ज़्यादा मुश्किलात होंगी उसमें, क्योंकि डिसीजन मेकिंग में दो वज़रा भी आ रहे हैं, उमर अयूब साहब और फैसल वाडा साहब, जिनका शायद बेनिफिट इसमें कोई ना हो, लेकिन इवेंचुअली आज नहीं तो कल जब ये आके मुकदमे खड़े होंगे तो इनको भी उस पर जवाब देना पड़ेगा। मसलन अभी मिफ्ता इस्माइल को देख लें, LNG पे उनको भी बुला लिया गया है, तो इसी तरह कल को इनके लिए भी ये मुश्किलात होंगी। अभी ठीक है कुछ क्विक बक्स ये लोग बना लेंगे। अब MD नेस्पाक को भी देख लें, उनका रिपोर्टिंग चैनल देख लें, और अपनी कंपनीज के अगर उन्होंने पेमेंट्स करवाई हैं, इनकी अपॉइंटमेंट, इट्स अ मैटर ऑफ कंसर्न। इनकी अपॉइंटमेंट भी बड़ी इंटरेस्टिंग है। ये कोर्ट केस है जिसमें पुराने MD को जब हटाया तो उन्होंने चैलेंज कर दिया। तो फवाद हसन फवाद साहब एक समरी लिखते हैं मिनिस्ट्री को कि जी प्राइम मिनिस्टर ने ये देखा सब कुछ, तो आप जो है ना इसको फारिग कर दें। वो बंदा खैर कोर्ट में चला गया। 31 मई आखिरी दिन था शाहिद खान साहब की गवर्नमेंट का। 29 मई को शाम को एक कैबिनेट मीटिंग हुई आखिरी। उस आखिरी मीटिंग में इनको ताहिर साहब को अपॉइंट कर दिया जाता है MD नेस्पाक, लेकिन बताया नहीं जाता। और उस मेरी इत्तला ये है कि वहाँ पे भी ब्रीफिंग ये नहीं की गई थी कि इस पर कोर्ट ऑर्डर जौन सा है वो दूसरे खिलाफ गया, वो उसको मिस इंटरप्रेट करके गया था, लेकिन उसको बताया नहीं जाता, छुपा ली जाती है उस बात को। फिर केयर टेकर गवर्नमेंट में ये निकाली जाती है एज द लास्ट कैबिनेट मीटिंग डिसीजन, और उसमें कहा जाता है कि जी ये है, तो जो नेस्पाक जैसा इदारा बड़ा ज़रूरी है तो इस बंदे को दूसरे को अपॉइंट कर दें। सो इवन देन अगर अव्वल तो आखिरी कैबिनेट मीटिंग में मुझे समझ नहीं आई थी कि आउट गोइंग गवर्नमेंट को नेस्पाक का MD लगाने की ज़रूरत क्या थी। और कहा जाता है कि ताहिर मसूद साहब क्योंकि वो हबीब रफ़ीक के साथ रहे हैं, उनकी एसोसिएशंस बहुत क्लोज थी पास गवर्नमेंट्स के साथ, तो वो, और हाई कोर्ट की भी ऑब्जर्वेशन है कि पॉलिटिकली मोटिवेटेड डिसमिसल था पहले का। तो क्या अब कॉन्ट्रैक्ट, इस पर बात करते हैं, मैं ब्रेक लेनी है नाज़रीन। इस पर हम बात करेंगे कि क्या अब कॉन्ट्रैक्टर्स डिसाइड करेंगे कि उन ऑर्गेनाइजेशंस को जिन्होंने उनको ओवरसी करना है, जिन्होंने उन पर नज़र रखनी है, तो उसका बेस्ट चीज़ तो यह है कि आप MD अपनी मर्ज़ी का लगवा लें और आइंदा के लिए फिर रोटियाँ ही रोटियाँ, पराठे ही पराठे। इस पर बात करेंगे कि इस बात में हकीकत कितनी है। हमारे साथ रहिएगा। जी वेलकम बैक टू द शो। मैं ज़रा अभी
ये जो लेटर पैड है ये मेरा वो टिपिकल रिपोर्टर्स नोट पैड है जिसके अंदर मैं वेरियस नोट देख रहा था। ये खालिद ये बताएं आपकी जो स्टोरी है उसमें बड़ा इंटरेस्टिंग पार्ट है जिसमें आपने लिखा है कि ये जो कंसोर्शियम था इस पर बड़ी स्ट्रिक्ट कमेंट पास किए थे किसी जॉइंट सेक्रेटरी साहब ने भी। वो क्या कमेंट्स थे? क्योंकि हमें बताया जा रहा है कि जी ये अखा बंद कर लो, सुकून ले लो, यू आर इन वेरी सेफ हैंड, ये ज़बरदस्त कंसल्टेंट्स हैं, दे नो द जॉब, बड़ा इन्होंने परफेक्ट इसको एवेल्युएट किया है। तो आपको मसला क्या है? वो जो डिज़ाइन में इन्होंने जो फ्लड कैलकुलेशंस की थी प्रोबेबल मैक्सिमम फ्लड के हवाले से, तो उसकी वजह से जो कास्ट में इंक्रीज़ आ रहा था डिटेल इंजीनियरिंग में वो तकरीबन 160 मिलियन का आ रहा था। तो जॉइंट सेक्रेटरी ने जो CDW की मीटिंग है उसके मिनट्स में ये उनकी बात ज़ाहिर होती है, वो ये कहते हैं कि जो कास्ट बड़ी है वो कंसल्टेंट के ज़िम्मे डाला जाए और इस लिहाज से किसी ज़ीरो टॉलरेंस जो ऑफ़र की जाए, कोई यानी कि इनको रिलैक्स ना किया जाए। और साथ फिर जो DG E&M थे जो प्लानिंग कमीशन के थे उन्होंने भी ये कहा, और उन्होंने कहा कि इनको पेनल्टी डाली जाए और ये जो है इनको रिवार्ड किया जा रहा है 160 मिलियन को जो आप रिवाइज्ड PC1 इसका कर रहे हैं, तो एक्चुअली आप रिवार्ड कर रहे हैं कंसल्टेंट्स को, ये रिवार्ड नहीं करना चाहिए बेसिकली इनको। तो ये बात इसमें शामिल है। और मालिक साहब मैं ये कहना चाहूँगा कि शुरू में इनको 24 माह का वक्त मिला था कि आपने डिटेल इंजीनियरिंग जो है ना डिज़ाइन मुकम्मल करनी है। उसके लिए जो पैसे इन्होंने किए थे वो 612 मिलियन के थे, लेकिन वो स्टिपुलेटेड टाइम में वापडा नहीं करवा सका इनसे, तो फिर रिवाइज किया गया और 937 मिलियन उसकी कास्ट कर दी गई। और फिर भी ना रिवाइज किया गया, तो फिर उन्होंने जो फ्लड्स के हवाले से जो मिस कैलकुलेशंस वगैरह की, तो उसके हवाले से इसकी जो प्राइस थी ज़्यादा बढ़ा दी गई और वो तकरीबन 1 बिलियन से ऊपर हो गई। तो ये नवाजते भी गए उनको, बजाय इनके इसके कि उसको पेनलाइज करते। उसका एक रीज़न है। अभी जब बात करेंगे अभी इसहाक खाकवानी साहब ने मैं ज्वाइन किया, उनका फ़ोन आया था, कहते हैं मैं कुछ कहना चाह रहा हूँ, PTI के मेन लीडर हैं। लेकिन मैं उससे पहले इजराइल नेटवर्क की आपको एक बात बता दूँ, ये समझ आता है नवाजने का सीन क्यों है। हम जब इनके 3, क्योंकि हम इस कंसोर्शियम के हम इसी में बात कर लेते हैं, स्मैक पाकिस्तान ले लें आप, ये बर्कले एसोसिएट्स ले लें आप, एस ले लें, ये जो कंसल्टेंट्स हैं इनमें बहुत बड़ी तादाद जो सी है वो अरशद एक्स नेस्पाक वालों की है। ये जो इस वक्त एस के जो से CEO हैं, एस के डायरेक्टर तो सिटिंग MD नेस्पाक है ना, वो तो हैं, उनकी फैमिली के शेयर्स हैं सारे, वो सब कुछ है। लेकिन जो CEO हैं जहांगीर अख्तर साहब, ये एक्स वाइस प्रेसिडेंट नेस्पाक हैं। अच्छा, इसी तरह जब आप एस के अंदर जाते हैं तो एस के अंदर भी जो से बल्क लोगों की है वो अ लॉट ऑफ पीपल आर फ्रॉम नेस्पाक। अब कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड करने वाला कोई आपका एक्स कुलीग है या एक्स बॉस है, एक्स जूनियर है, इवेल्युएट करने वाले आप, सो वो बिल्कुल ही इट्स एन इंसेस्टुअस रिलेशनशिप। और इस इंसेस्टुअस रिलेशनशिप की कॉस्ट अभी खालिद मुस्तफ़ा ने बताई है। जो ओरिजिनल PC1 था गालिबन 600 मिलियन का था, और जो थर्ड PC1 गया वो 1 बिलियन से ऊपर, यानी कि तकरीबन 400 मिलियन। कि अगर ये वाली इस तरह के रिलेशनशिप हैं कि कॉन्ट्रैक्टर आप बैठे हैं जिससे कि आपने ये पेनल्टी रिकवर करनी थी, ऐसा ही था जो नोटिंग थी उसमें जो खालिद मुस्तफ़ा ने बताया, अपनी स्टोरी में मेंशन किया। जो आपने ये अभी नेटवर्क बताया है, जो सिस्टम बताया है, इस पे अगर JIT बैठेगी तो ये 400 मिलियन जो पाकिस्तानियों का था वो किसको नवाजा जा रहा है। ये वन पार्ट है। जो इवेंचुअल जाके इस पे फायदा होगा, आपने कहा कि जी कॉस्ट इससे ज्यादा बढ़ जाएगी, वो अभी तक के जो एस्टिमेट्स हैं कि कम से कम 25 से 30 बिलियन जो है डेस्कॉन को इस पे फायदा जाएगा, जो कि रज़ाक दाऊद साहब जिसके बेनिफिशियल ओनर है, उनकी फैमिली जिसकी बेनिफिशियल ओनर है, और ये इवेंचुअली इतना प्रॉफिट जो है 20 से 30 बिलियन रज़ाक दाऊद साहब के खानदान को दिया जा रहा है। ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे। और अभी तो एस के कोई 1-2 स्टाफर्स जो से हैं, एक प्रोक्योरमेंट मैनेजर है, कोई और है, वो नैब के पास हैं, वो साफ पानी केस के अंदर, बिल्कुल। तो वो अभी उनको निकालना पड़ेगा ना, क्योंकि अब ये हुकूमत है और ये अगर कॉन्ट्रैक्ट करना है, क्योंकि आजकल आड़ भी बड़ी ली जाती है ना। क्योंकि चलो खाकवानी साहब से पहले बात कर लें। जी खाकवानी साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम मालिक साहब, खैरियत से? जी बिल्कुल ठीक ठाक। जी आप इस सब्जेक्ट पे कोई बात करना चाह रहे थे? जी मैं थोड़ी सी मैं अपनी इनपुट देना चाहता हूँ। मैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियर भी हूँ, चीमा साहब का मैं थोड़ा सा सीनियर भी हूँ, इकट्ठे हमने काम भी किया है बिशारत के साथ, और मैंने टेंडर सिस्टम भी किया है रेलवे में, बड़े बड़े टेंडर्स में। तो मेरी इनपुट ये है कि जब आप प्री क्वालिफाइड फर्मों में आपस में कंपटीशन कराते हैं तो आपने उसमें से जो नाअहल लोग हैं उनको आपने पहले ही निकाल देते हैं। तो लिहाजा वापडा के रूल्स में है, इनके डायरेक्टरेट ऑफ प्रोक्योरमेंट से पूछ लें कि जब ये फिर प्री क्वालिफिकेशन के बाद टेंडर मांगते हैं तो फिर ये 2 सेपरेट लिफाफे नहीं मांगते
कि एक में टेक्निकल हो और एक में फाइनेंशियल बिड हो। नंबर 1 तो ये है कि इन दोनों को इकट्ठा होना चाहिए था, क्योंकि आपने पहले प्री क्वालिफाई करके बाकी लोगों को तो एलिमिनेट कर दिया। अब तो सिर्फ क्वालिफाइड पीपल कंटेस्ट कर रहे हैं। 6 बंदे थे मेरे ख्याल में जिन्होंने टेंडर लिया, उसमें से 2 बंदों ने सिर्फ बिड दी। एक तो ये है। फिर दूसरी बिशारत साहब ने बात की है, जो मैं भी करना चाहता हूँ, दोहराना चाहता हूँ, कि जो वापदा की इस वक्त अथॉरिटी है उसकी एक कन्फिग्रेशन है। तो उसमें एक चेयरमैन होगा, एक मेंबर पावर होगा, एक मेंबर फाइनेंस होगा, एक मेंबर वाटर होगा। आपने ये सही कहा चीमा साहब ने कि इस वक्त ये 2 हज़रात एक्टिंग चार्ज बेसिस पे जूनियर लोग काम कर रहे हैं, यहाँ परमानेंट लोग है ही नहीं जो कि इवेल्युएशन सही करते। एक तो ये है। अब बात ये हो गई, ये सारी चीजें होने के बावजूद अब इसका हल क्या है? हल मेरे ख्याल में हुकूमत को चाहिए इस चीज को अया करने के लिए ये दूसरी बिड की फाइनेंशियल जो है ना लिफाफा वो भी खोलें और बताएं कि दोनों के अंदर फर्क क्या है प्राइस में। और दूसरा, उनको अगर किसी टेक्निकल बुनियाद पे फारिग किया गया है तो वो टेक्निकल बुनियाद पे तो अफसरों का काम ही यही होता है, जब वो सब किसी की इमदाद करना चाहते हैं तो उसके कई हुक्म निकाल लेते हैं। तो उसके अंदर देखा जाए कि प्राइस डिफरेंशियल क्या है और देखा जाए कि दोनों के अंदर क्या चीज है जिसके अंदर उसको दूसरी को तो खकवानी साहब ये तो आप ही का नया पाकिस्तान है, आप बताएं ना गवर्नमेंट को। सर बात सुने, आपने एक पब्लिक फोरम पे डिबेट खोली है, मेरे पास जो समझ और अकल के मुताबिक सही बात मैंने बात कर ली। तो वो अब आप अच्छा, आपको खकवानी साहब एक लास्ट क्वेश्चन, क्या आपको भी ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नजर आता है कि जो रज़ाक दाऊद साहब हैं, मिनिस्टर भी हैं? भाई बात तो सुनना यार, बात तो सुनना। एक मेहरबानी करके जो टेक्निकल चीज है ना और जो असूली चीज है उसको सियासत से मुंसलिक ना करें। मेरे पास जो समझ थी मैंने वो अर्ज कर दी। अच्छा, अब आप सवाल करें, मैं बताता हूँ दूसरी। आपके ख्याल में क्या कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है कि एक सिटिंग मिनिस्टर रैंक का बंदा उनकी कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड हो और वो जहमत भी ना करे आगे बताने की? और मैंने, पता नहीं आपने सुना कि नहीं, मैंने अभी प्रोग्राम के शुरू में ही बताया कि उन्होंने कहा कि जी मैंने तो चेयरमैनशिप छोड़ दी डेस्कॉन की, लेकिन डेस्कॉन का जो सी मेजॉरिटी शेयर होल्डिंग जिस कंपनी के पास है उसकी मेजॉरिटी शेयर होल्डिंग रज़ाक दाऊद साहब के पास आज भी है। जी जी, वो गलत है। शेयर होल्डिंग भी है, उनके अपने बेटे को ट्रांसफर की। ये तो अब आम आदमी को, ना समझ आदमी को भी ये समझ है कि दे आर फैमिली फर्म है, एक ही फैमिली की है, चाहे आप अपने बच्चों के नाम पे रख लें या बीवी के नाम पे रख लें। तो ये अपना, बाकी लोगों ने भी यही काम किया हुआ था ना, ये अपने बच्चों के नाम पे प्रॉपर्टीज रखी थी, उनके नाम पे लग गई तो फिर उनको नुकसान हो गया। ये एक सेटल्ड इशू है कि इफ इट इज इन द नेम ऑफ द फैमिली मेंबर, और वो भी आपके बेटा और खून के रिश्ते वाले लोग, और फिर आपके उसमें शेयर्स की भी, आप जैसे भाई साहब कह रहे थे, शेयर्स के अंदर भी आपकी मुनाफी हो, तो फिर ये नहीं कहा जा सकता कि आपका कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट इससे ज्यादा अयान कहीं भी नहीं हो सकता। चीमा साहब, आपने खकवानी साहब की बात भी सुनी, हम पहले भी बात कर रहे थे, खालिद पॉइंटेड आउट किस तरह एक जेएस साहब ने, जॉइंट सेक्रेटरी ने अपनी ऑब्जर्वेशंस भी दी। मेरा क्वेश्चन ये था, क्योंकि जब मैं आप जैसे टेक्निकल लोगों से बात कर रहा था, ख़ासतौर पे नेस्पाक पे बात कर रहा था, तो उन्होंने कहा कि जी सबसे इम्पोर्टेंट काम है कि 2 स्टेजेस में काम होता है। एक तो ये होता है कि पहले आपने किया, आपने डिज़ाइन बना दिया टेंडर का, चले इस कंसोर्शियम ने बना दिया। नेक्स्ट स्टेप में जो प्रोसेसिंग होनी थी और एवेल्युएशन होनी थी, डिज़ाइन भी रिव्यू हो सकता है और कॉस्ट कंस्ट्रक्शन सुपरविजन भी होनी थी, वो भी आप इसी कंसोर्शियम के पास आ गई है। तो उन्होंने कहा कि खतरा ये है कि अब जितने डिज़ाइन के फ्लॉज होंगे या रिव्यूज़ होंगे, वो जो कॉन्ट्रैक्टर है वो पेश किया करेगा कि देखें जी यहाँ पे ये नुक्सा, इसको ठीक करना पड़ेगा, यहाँ पे ये नुक्सा, इसको हमें वो करना पड़ेगा, अमेंड करना पड़ेगा। और क्योंकि वही कंसोर्शियम जिसने डिज़ाइन किया है वही सुपरवाइज कर रहा है, वो बिल्कुल उसके साथ खेलेगा, क्योंकि या वो उसको गलत कहे तो खुद गलत साबित होता है। तो ये मिलजुल के पुरानी गलतियां कवर होंगी और उसकी जो खुमियाजा है और फाइनेंशियल कॉस्ट है वो हमें भुगतनी पड़ेगी, विच विल रन इनटू मल्टीपल ऑफ बिलियंस। जी, इज इट करेक्ट? इज दिस असेसमेंट करेक्ट? मैं थोड़ा सा अर्ज करूं कि जो सही तरीका है वो ये है कि जो
इंजीनियर्स या कंसल्टेंट्स जो जी, हैं हेलो। वो डिज़ाइन बनाते हैं वो जी मुझे मैं अर्ज़ कर रहा हूँ, आवाज़ आ रही जी है? जी, आ रही। जी, मैंने अर्ज़ की कि जो सही तरीका है वो ये है कि जो डिज़ाइन इंजीनियर है या जिसने डिज़ाइन तैयार किया कंसल्टेंट ने, वो अपना काम करके रुक जाता है। अगर उसमें जो एम्प्लॉयर है यानी कि इन दिस केस वापडा है, वो चाहे कि उसको फिर से चेक कराना है या वैलिडेट कराना है, करा सकता है, लेकिन अगर चाहे कि नहीं कराना तो ना कराए। इसके बाद एक जो है स्पॉन्सर्स इंजीनियर होता है, वो अलहदा होता है, उसका डिज़ाइन इंजीनियर के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है, उसने एवेलुएशन भी करनी है और सब्सिक्वेंटली जिसे कहते हैं कि वो ओवरसी भी कर सकता है कि काम सही हो रहा है या नहीं। ये नहीं होता कि एक ही आदमी जो है, एक ही कंसल्टेंट या एक ही एंटिटी जो है वो चलती रहे। लेकिन जैसे मैंने पहले अर्ज़ किया कि जो एक्चुअल स्पॉन्सर्स हैं जिन्होंने ये प्रोजेक्ट कराना है, उनके पास क्योंकि टेक्निकल एक्सपर्टीज़ की कमी है, इसलिए बीच में मसले पड़ जाते हैं। ये बहुत एक सीरियस इशू है। इसके अलावा जो खाकवानी साहब ने बात की वो शायद उसे इतनी इम्पोर्टेंस ना दी गई। उन्होंने ये कहा कि तरीक़ाकार ये था कि पहले प्री क्वालिफ़िकेशन के लिए जिसे कहते हैं प्रपोजल्स मांगी गई और उसमें 6 एंटिटीज़ या बिडर्स कह लें कि वो प्री क्वालिफाई हो गए। इसका मतलब ये होता है कि वो टेक्निकली साउंड हैं, उनके टेक्निकल कोई इश्यूज़ नहीं हैं और इसके अलावा उनकी फाइनेंशियल वर्थ वगैरह भी पूरी है। उनमें से 2 जो थे उन्होंने सिर्फ बिड किया। ये बड़ी हैरानी की बात है कि 6 एंटिटीज़ जो हैं वो कोशिश करती हैं, मेहनत करती हैं, वक्त अपना ज़ाया करती हैं, ज़ाहिर है पैसे भी लगते हैं, वो अपने आप को प्री क्वालिफाई करते हैं और फिर कुछ हो जाता है कि सिर्फ 2 ही बिड करते हैं। इस पे भी गौर करने वाली बात होगी। और जब 2 बिड करते हैं तो फिर इसके बाद जो है वो 2 एनवेलप मांगा जाता है और फिर टेक्निकली या टेक्निकल किसी ग्राउंड पे जो है फारिग किया जाता है। चीमा साहब आपसे ही पूछना है, वॉर फुटिंग पे क्या इलाज है इसका? हमारे साथ रहिएगा। जी, वेलकम बैक टू द प्रोग्राम। चीमा साहब, वेरी क्विकली आपके ख्याल में लास्ट 3-4 मिनट ही हैं, हम सबसे एक ओपिनियन लेनी है। क्या अब होना चाहिए इस प्रोजेक्ट में? हम ये भी नहीं चाहते कि डैम डिले हो, लेकिन वी डोंट वांट द डैम टू बी डैम्ड ऑल्सो। तो बताएं क्या हल क्या है? नहीं, बहुत सही आपने बात की। इस सिलसिले में मैं अर्ज़ करूंगा कि 2 बड़ी ओमिशंस जो हैं वो हमारे जहन में हैं, उसे सामने रख के फिर मैं आगे इसका हल अर्ज़ करता हूं। एक तो ये है कि बड़ी अजीब सी बात है कि 6 कंपनीज़ जो हैं वर्ल्ड क्लास ऑफ कोर्स वो प्री क्वालिफाई होती हैं, लेकिन सिर्फ 2 उनमें से जो हैं अपनी बिड डालते हैं। तो इसमें कुछ रिपोर्टेडली, मैं उस पर श्योर नहीं हूँ, लेकिन रिपोर्टेडली ये बताया गया कि बहुत सारी कंडीशन सख्त थी जिन पे उन 4 को एतराज़ था, लेकिन वो शर्तें जो हैं वो ख़त्म की गई सिर्फ 1 महीना पहले जब बिड डालनी थी। तो फिर वो बहुत मुश्किल हो जाता है कि बिड तैयार की जाए। एक ये बात। अच्छा, दूसरी बात बड़ी परेशान कौन जी चीमा साहब परेशान ये है, बताएं, इस वो तरह की ये है बिड कि आमतौर पे इस तरह की एक बिड तैयार करने के पे एक कंपनी का कितना खर्चा हो जाता होगा इस लेवल की बिड तैयार करने पे? देखिए जी, जो बातें दो बातें हैं इसमें, एक खर्चा और एक वक्त। और वक्त भी आपको पता है कि बहुत बड़ा खर्चा होता है। इस किस्म की बिड जो है जी वो मिनिमम 3 महीने से पहले तैयार नहीं हो सकती और इसमें मिलियंस ऑफ रुपीज़ तो होते ही होते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि $1 मिलियन भी लग जाते हैं इसे तैयार करने के लिए। तो जैसे मैंने पहले कहा कि 6 प्री क्वालिफाई हुई और 2 ने सिर्फ बिड डाली। इसके बाद जो इनमें से जिसे नॉन रिस्पॉन्सिव डिक्लेयर किया गया PPRA रूल्स के तहत जो है वो वापडा की वेबसाइट पे उसके रीजंस यानी कि वो जो एवेलुएशन रिपोर्ट है उसे आ जाना चाहिए था और उसकी नॉन रिस्पॉन्सिवनेस का पूरे जहां को पता लग जाना चाहिए था कि क्या है। मेरी इतला के मुताबिक वो किसी भी वेबसाइट पे अवेलेबल नहीं है। तो बहरहाल अगर इसे सामने रखा जाए तो जहन में यही आता है कि टेंडर को स्क्रैप किया जाए और इसके बाद एक नया टेंडर किया जाए, रीटेंडर यानी कि। लेकिन जैसे आपने कहा, ये नहीं हो सकता कि अब यही सिलसिला चलता रहे और कहीं रुके ही ना और मज़ीद डिले हो जाए। इसलिए मैं ये समझता हूँ कि इसका आसान हल इस वक्त ये है कि इसे री एवेलुएट किया जाए दोनों बिड्स को
और इंडिपेंडेंट जो हैं एक्सपर्ट्स को बिठा कर रीएवैल्यूएट किया जाए और इसके बाद जो फैसला हो उसे लेके आगे चले। जी खालिद, मेरे ख्याल में जो बिड्स की इवैल्यूएशन हुई है ये शुड बी स्टूड अनल्ड, और ये दोबारा होना चाहिए सर, क्योंकि इसमें सारा लगता है कि बस मुझे willing और खौफनाक dealing हो बात रही यह है है। कि ये कंडीशंस 1 माह के बाद चेंज की गई हैं एलिजिडली, इट्स अ वेरी जिसके ऊपर से 4 लोग शायद भागे हैं। इट्स अ स्टॉटलिंग डिस्क्लोजर सर। हाँ। और मैं समझता हूँ कि अगर ऐसा है तो फिर तो सारा जो है ना प्रोसेस क्रैप डाउन कर देना चाहिए और दोबारा से शुरू करना चाहिए, और अंडर द अम्ब्रेला ऑफ सुप्रीम कोर्ट ये काम होना चाहिए, जो कि जिन्होंने ओनरशिप ली हुई है वही जो है पूरे टेंडर्स की, और टेंडर से लेकर बिड्स इवैल्यूएशन और जो बिड विन करता है उस मरहले तक ये खुद जो है ना इसकी मॉनिटरिंग करें। देखिए, अगर मुल्क के साबिक सदर और एक सिटिंग वज़ीर आला के ख़िलाफ़ फेक अकाउंट्स पे JIT बन सकती है, मुल्क के एक साबिक वज़ीर आज़म जब वो ऑफिस में होते हैं उनके ऊपर JIT बन सकती है, तो रज़ाक दाऊद के ऊपर भी एक JIT बननी चाहिए और उसकी TORs में ये चीज़ लाजमी होनी प्रेस चाहिए, कॉन्फ्रेंस ही करवा दो यार, एक लाजमी होनी चाहिए। JIT पे पहुंच गए किस पे उनको जी- प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं, कर दें, फिर बता दें। या तो फिर आप कहें ना कि जी एक नहीं 2 पाकिस्तान है बिल्कुल, और रज़ाक दाऊद के लिए अलग पाकिस्तान है, आसिफ जरदारी, मुराद अली शाह और नवाज शरीफ के लिए अलग पाकिस्तान, इन पे JIT बनाए और देखेंगे मुशर्रफ दौर में इनको कितने ठेके दिए गए जब ये हुकूमत में थे और अब, और इनकी जितनी कंपनीज है उनका राइस क्या उस वक्त होता रहा जब भी ये हुकूमत में बैठे रहे और वो फायदे होते रहे, और ये सारी JIT उसमें निकाल के चीजें ले आएगी। क्या उसमें मसला क्या है? फैक्ट्स आ जाएंगे सामने, आगे देखा जाएगा, फिर नैब में इमरान खान साहब ने जाना है, असद उमर ने जाना है, फैसल वाडा ने जाना है, उमर अयूब ने जाना है, या सिर्फ रज़ाक दाऊद और उनके खानदान ने जाना है? चले, पॉइंट्स वेल मेड, तीनों का बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, 2-3 बातें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। एक तो बिशार चीमा साहब ने बड़ा स्टार्टलिंग एक बात बताई कि जी उनकी इतला यह है कि शायद 1 माह पहले कंडीशंस बदल दी गई, जो बहुत बड़ी बात है, बिकॉज ये तो बेसिक लेवल प्लेइंग फील्ड को हिलाने वाली बात है। दूसरा, कभी इस मुल्क में काम किया जाता है नेशनल इंटरेस्ट के अंदर कहा कि और उस पर जल्दी की जाती है। इस बार लग ये रहा है कि क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस और जज साहबान ने इसको एक प्रोजेक्ट को ओन अप किया हुआ था कि हमने डैम्स बनाने हैं, तो उसके ख्याल में उनका ख्याल था कि एक टेफ्लॉन कोटिंग आ गई है, जो मर्जिया करें और वो उसको कवर मिल जाएगा। और कोर्ट्स के कमेंट्स में लग भी रहा है कि जजेस चाहते हैं कि कोई चीज़ को डिस्टर्ब ना करें, हम भी नहीं चाहते। लेकिन 3-4 सवाल बड़े इंपॉर्टेंट हैं जो नज़र आते हैं। एक तो अरशद हैज गॉन टू द एक्सट्रीम सेइंग कि JIT बने, नॉट एक्सट्रीम, अगर- मुल्क के साबिक सदर पे बन सकती है, ठीक है, मैं आ सिटिंग रहा हूं, वजीर मैं आला आ- पे आ में आ रहे सकती हैं। है, साबिक वजीर आजम पे आ सकती मैं है, मानता हूं, मेरी तो ये कोई अगली आसमान बात से भी उतरे हुए सुन- ज्यादा अगली- लाड ले। अगली बात भी सुन लें। तो JIT तो खैर अगर बनती है, नथिंग लाइक इट, बिकॉज इसमें एवेल्यूएट होना बहुत ज़रूरी है चीज़ों का। लेकिन उससे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ये नेक्सस अब तोड़ना होगा। अगर JIT बनती है तो उसको 3 चीज़ें ज़रूर देखनी चाहिए। एक तो जो से ये सो कॉल्ड हमारा कंसल्टेंसी माफिया है, इसका चेकअप करना बहुत ज़रूरी है कि कौन लोग इसको चला रहे हैं, कौन से कंसल्टेंसीज ने इन्हीं पेरेंट कंपनीज ने नेस्पा वगैरह से कितना काम किया है, और कितना कौन आज क्लाइंट होते हैं, कल को बॉसेस बन जाते हैं, फिर आपस में सब कॉन्ट्रैक्टर्स बन जाते हैं। ये वो टेक्निकल चीज़ें हैं जो आपकी मेरी आंखों के सामने नहीं आते। हमें नज़र आती है पुलिस वाले की करप्शन, MPA की, MNA की। ये है मल्टी बिलियन रुपी करप्शन, और यहाँ पे है ब्यूरोक्रेसी। ये है वो करप्ट ब्यूरोक्रेसी का हिस्सा जो फाइल वर्क के पीछे और टेक्निकलिटी के पीछे छुपा हुआ है। ये नेटवर्क बड़ा क्लियर होना चाहिए। नेस्पाक की एक फुल इंक्वायरी होनी चाहिए, कौन सा MD लगा हुआ है, इस वक्त कैसे लगा है, उनके क्या कॉन्फ्लिक्ट्स ऑफ इंटरेस्ट हैं, वो एक कंपनी के डायरेक्टर्स भी हैं, वही कंपनी साथ धंधा भी कर रही है। इसके अलावा तमाम ये जो कंसल्टेंसीज हैं, इनका कोई फोरेंसिक ऑडिट हो, परफॉर्मेंस ऑडिट हो, क्योंकि इस मुल्क में आगे सिर्फ एक प्रोजेक्ट नहीं है, अरबों रुपए के, हंड्रेड्स ऑफ बिलियंस ऑफ डॉलर्स के प्रोजेक्ट लगने हैं। और आपको यही कंपनीज का नाम हम पंजाब के वो साफ पानी पे भी देख रहे हैं, इसी कंपनी का नाम, इन कंपनीज का नाम हम वेरियस प्रोजेक्ट्स की हमने लिस्ट निकाली है। लगता है पाकिस्तान के आधे से ज़्यादा प्रोजेक्ट यही 8-10 कंपनीज कर रही हैं, लेकिन कोई इनको नहीं जानता। जब पता लगता है तो पता लगता है कोई सस्पेंड हुई थी, पता लगता है कोई ex-MD है, कोई फॉर्मर MD है, कोई फलाने ठेकेदार का GM है, कोई फलाने ठेकेदार का रिश्तेदार है। इट्स अ वेरी वेरी बिग माफिया। और ये डैम प्रोजेक्ट ने ये बता दिया है कि हमें इस माफिया का पूरा एनालिसिस करना होगा, एक्सपोजर करना होगा। और इसी पे लास्ट चीज़ एक कमेंट में सिर्फ देना चाहता हूँ। अभी प्राइम मिनिस्टर के कहने पे खबरों में चला कि जी 2 जो से हेड्स निकाल दिए, सुई सदर्न के MD और सुई नॉर्दर्न के, विच इज़ वेरी फनी, क्योंकि ये दोनों कैरियर्स थे। जो डिसीजन हुई है गैस किससे लेनी है, कितनी लेनी है, कहाँ से लेनी है, ऑर्डर कैंसिल हुआ, ये एनर्जी
और पेट्रोलियम के सेक्रेटरीज की लेवल की डिसीजंस हैं। सो जो लोग वहाँ भी मुझे लग रहा है कि स्केपगोट्स ढूंढे गए हैं, रेडली अवेलेबल, सबको सुई गैस का नजर आता है, उड़ा दो सुई गैस का एमडी, सुई सदन का, सुई नॉर्दर्न का। हालांकि हेड शुड रोल इन द मिनिस्ट्री ऑफ एनर्जी, हेड शुड रोल इन द मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम। एक और इंक्वायरी होनी चाहिए, प्राइम मिनिस्टर को हमारी रिक्वेस्ट है, जिसमें यहाँ पे एसरटेन करें कि डिसीजन मेकिंग, पॉलिसी डिसीजंस इन मिनिस्ट्रीज में हुई हैं, ये पॉलिसी डिसीजन सुई सदन या सुई नॉर्दर्न में नहीं हुई। हमें ये स्केपगोट्स का सिलसिला बंद होना पड़ेगा, वरना हंड्रेड्स ऑफ बिलियंस इसी तरह लुटते रहेंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।